हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डी का धमाकेदार सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा नंबर वन से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है 27 दिसंबर 1911 में, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने किए थे। और जब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने किए थे। और अगला ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी नंबर मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा। और जब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में मुंबई दिया हुआ है। तो मुंबई में जो अधिवेशन हुआ, जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। और 1885 की बात करेंगे तो इसकी जो अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे। WC बनर्जी किए थे, यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद बम्बई की बात करेंगे तो 1889 में बम्बई में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता बेडेनबर्ग किया था। किसने किए थे? बेडेनबर्ग किए थे। और उसके बाद 1989 की बात करते हैं तो 1904 में भी अधिवेशन जो हुआ बम्बई में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो किया था कॉटन किया था, हेनरी कॉटन किए थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1904 के बाद 1915 में एक अधिवेशन हुआ, ये भी बम्बई में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे सत्येंद्र प्रसन्ना किए थे। 1915 की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्ना किए थे। उसकी बात करते हैं 1918 में भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था। 1918 की बात करेंगे तो एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और विशेष अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में ही हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे हसन इमाम किए थे। इसकी जो अध्यक्षता, जो विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? हसन इमाम किए थे। लेकिन जब एक 1918 में ही अधिवेशन जो हुआ, इसकी अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय, और ये कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। ये कहाँ हुआ? दिल्ली में। और ये मदन मोहन मालवीय किए थे। लेकिन जब विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता ये बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम किए थे। किसने किए थे? हसन इमाम किए थे। इस तरह से ये बम्बई में जो अधिवेशन हुआ इसका चर्चा किए। चला ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर बोल रहा है लखनऊ। तो बात करते हैं लखनऊ में 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अम्बिका चंद्र मजूमदार ने किए थे, जिसमें जो कांग्रेस में फूट पड़ा था 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो एक तरह से मिलन जो हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही मिलन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो अम्बिका चंद्र मजूमदार ने किए थे। और कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है। एक अधिवेशन 1934 में हुआ था। 1934 में जो भी हुआ अधिवेशन हुआ, ये भी बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। इस प्रकार से ये सब बम्बई में अधिवेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो 1918 का विशेष अधिवेशन हुआ ये बम्बई में, इसकी जो अध्यक्षता किए थे हसन इमाम, और एक 18 में ही हुआ। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय दिल्ली में किए थे। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और 34 का राजेंद्र प्रसाद किए थे। चला क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो पुस्तक के लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन बोला है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। और इसका जो शासनकाल था 1936 से 1943 तक था। 1936 से 43 तक था लॉर्ड लिनलिथगो की। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलिंगटन दिया हुआ है। तो लॉर्ड वेलिंगटन का जो शासनकाल दिया हुआ है 1931 से 1936 तक वेलिंगटन रहा। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 43 तक रहा। और जब ऑप्शन नंबर हम बी की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो लॉर्ड एमहर्स्ट दिया हुआ है जो 1823 से इसका शासनकाल 1828 तक दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेजली, इसका जो शासनकाल है लॉर्ड वेलेजली का 1798 से 1805 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल है। चला ध्यान दीजिएगा, तो इसका शासनकाल जरूर याद रखिएगा। जब बोलेगा लॉर्ड लिनलिथगो के तो 1936 से 43। और जब आपको वेलिंगटन की बात बोलेगा, वेलिंगटन के तो 1931 से 36। और जब एमहर्स्ट की बात बोलेगा 1823 से 28 तक। और जब वेलेजली की बात करेगा तो 1798 से 1805 इसका शासनकाल रहा। चला आगे क्वेश्चन, चला क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हो गया ना। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। करा 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कितना प्रतिशत बोला है तो ये 15% तक सीमित कर दिया है। यदि सीमित नहीं करता तो मनमानी रूप से जितना भी मंत्री रख सकते थे, लेकिन इसलिए सीमित कर दिया गया है कि 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं रख सकते हैं। और ये जो हुआ था 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व हुई है? तो जो स्वतंत्रता के पूर्व हुआ है 1920 में हुआ है भारतीय साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं जनसंघ। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI अस्तित्व में किस वर्ष आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में आया। कब आया? 1925 में आया। 1912 की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन हुआ 1912 में। ठीक, चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। करा पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि ध्रुवीय व्यास 12,756 होता है ध्रुवीय व्यास, और विषुवतीय व्यास होता है 12,714 या तो कहीं कहीं देता है 13.6। जब दोनों के अंतर कीजिएगा तो लगभग 43 आ जाएगा। यदि हम लेंगे 12,714 लिए तो 42 आएगा, लेकिन 12,713.6 लेंगे तो लगभग 43 के अंतर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बोल रहा है? विषुवतीय व्यास, यानी कि बोल रहा है पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर लगभग मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा। चला क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। 8 करा निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे लंबी है? तो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, कौन है? एंडीज है। जो एंडीज है दक्षिण अमेरिका मैप जब देखिएगा तो दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट है वहां स्थित है एंडीज। और
हिमालय की बात करेंगे तो भारत के सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे काकेकस, तो यूरोप और एशिया के मध्य में काकेकस ही पर्वत है। बात करेंगे अलास्का के, तो अलास्का उत्तरी अमेरिका में जो माउंट मैकिले पर्वत है अलास्का पर ही उपस्थित, यानी कि अलास्का के ऊपर ही उपस्थित है माउंट मैकिले। और क्वेश्चन नंबर हम अब बात करेंगे 9 नंबर। थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा, काहे कि क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके टोटल करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवभूत शैल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के नीचे जब रहेगा तो उसे हम मैग्मा कहेंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। वही मैग्मा जब ऊपर आ जाएगा पृथ्वी के तल पर तो उसी को हम लावा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, जब मैग्मा ऊपर आता है तो लावा बनेगा। और बेसाल्ट चट्टान की बात करेंगे तो बेसाल्ट चट्टान अग्नीय चट्टान को ही बोलेंगे। और जब लावा जम जाता है, ठंडा होता है, तो अग्नीय शैल का ही निर्माण करता है। और ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट चट्टान जब टूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण करता है। और काली मिट्टी में जो फसल उगता है वो कपास सबसे उपयुक्त फसल माने जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। कराए पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर किस बिंदु, यानी कि के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाएगा एपी सेंटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपी सेंटर। हम बात करते हैं भूकंप जहां उत्पन्न होगा प्रारंभिक, उस बिंदु को केंद्र बोलेंगे, ठीक है। और भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी में किया जाता है। और भूकंप का जो झटका मापा जाता है रिक्टर स्केल में मापा जाता है। और रिक्टर स्केल का खोज अमेरिका के वैज्ञानिक 1935 में रिटर ने किए थे। किसने किए थे? रिटर ने किए थे। और क्वेश्चन नंबर आगे की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। कराए आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा, यानी कि अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले गणना यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति किए थे। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी 1967-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति गणना किए थे। और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होता है, तो ये राष्ट्रीय आय होता है उत्पादन कार्यों का जो योगफल होगा वही राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा 12 का, ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मारा जाएगा, टिक एक नंबर मार लीजिएगा। बी कुलम की बात करते हैं तो आवेश की मात्रा कुलम होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं जूल, तो कार्य और ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल। वाट की बात करते हैं तो शक्ति की मात्रा क्या होता है? वाट होता है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है 80 kg की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड के ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? ठीक है, तो शक्ति बराबर निकाल लीजिए। शक्ति बराबर mgh/t लिख लीजिए। mgh/t, mgh होता है क्या? स्थितिज ऊर्जा होता है, t समय होता है। याद रखिएगा, शक्ति बराबर कर लीजिए, ए भी लिख सकते हैं, शक्ति बराबर ए भी हो जाएगा। mgh/t, mgh का मतलब स्थितिज ऊर्जा, t का मतलब सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, m कितना दिया हुआ है? m का मतलब मास कितना दिया हुआ है? 80 kg दिया हुआ है। और g कितना दिया हुआ है? तो g दिया हुआ है कितना? 40 दिया हुआ है। और h कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है? mgh, h दिया हुआ है। चला ध्यान दीजिएगा, mgh, m मास दिया हुआ है 80, और g यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, g जो ग्रेविटेशन होता है ना 9.8 लगभग 10 मान लीजिए,
यहाँ पर g का मान 10 जो यहाँ पर दिया हुआ है, g बराबर 10, ऐसे 9.8 होता है, तो यहाँ पर एवरेज ले लिया है कि 10। और h ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 40 मीटर, 40 धर दीजिएगा। अब बटा टाइम से भागा दे दीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है। अब काटिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 8 अठी 64 है, को शून्य दे दीजिएगा, यानी कि 8 64 न आएगा, 64 लिखिए, यानी कि 640 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चला अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर की बात करते हैं कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग के घात NTH के यानी समानुपाती होता है, तो n का मान कितना होगा, n के मान 1 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु का संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा, यह ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय लिख सकते हैं। बल बराबर ये भी लिख सकते हैं, बल बराबर लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन अब बटा क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन कितना दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, संवेग में परिवर्तन दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है, तो ऊपर में हम 10 दे देंगे। और समय कितना दिया हुआ है, तो 0.02 दिया हुआ है समय। इसमें कुछ नहीं करना है, सूत्र बैठा लीजिए, बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा टाइम दे दीजिए। संवेग में परिवर्तन 10 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 0.02 दिया हुआ है, दशमलव उड़ावेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर 2 अंक है नहीं तो 2 शून्य ऊपर दे दीजिएगा। आप 2 से काटिएगा तो ये 500 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर ध्यान दीजिएगा। करा झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होगी, तो झूले पर जो लड़के की गति होगी आवर्ती गति होती है। क्या होगा, जब ऑप्शन नंबर डी आंसर मार लीजिए, आवर्ती गति। जब निश्चित समय के अंतराल में जब दोलन करेगा तो उसमें जो गति आएगा आवर्ती गति ही होगा, यानी कि निश्चित समय में कभी भी दोहराएगा उसे ही आवर्ती गति कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, एक लड़का द्वारा झूला झूल रहा है, घड़ी के द्वारा सुई जब चक्कर लगाती है वो भी हो जाएगा आवर्ती गति। चला अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन, डी। 18 नंबर ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया वैसा प्रतिक्रिया है जिसमें कोई भी जब वस्तु बनाइएगा और दोबारा बन जाएगा, उसको फिर सोचेगा कि हम शुरू जैसा बनाएं, यदि नहीं बनेगा तो रासायनिक हो जाएगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दूध से दही बनना, जब दही बन जाएगा तो वही दही को आप दूध बना सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो जब नहीं बनेगा ना तो वो रासायनिक हो जाएगा, और दोबारा बन जाएगा तो भौतिक बन जाएगा। जैसे में भौतिक की बात करते हैं तो बहुत सारा है, जैसे में शरबत, जल में शरबत बनाइएगा, चीनी घोलिएगा, फिर चीनी को आप शरबत दोबारा बना सकते हैं। उसी प्रकार बर्फ से जल से बर्फ बनना, ये भी भौतिक है, यानी कि दोबारा जो चीज़ बन जाएगा वो भौतिक में आ जाएगा। जैसे में जल से बर्फ बना, फिर बर्फ बन गया तो बर्फ को फिर से तो जल बना सकते हैं, यानी कि दोबारा बनेगा वो भौतिक हो जाएगा। यहाँ पर बोला कौन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण है, भौतिक है। गुरुत्वाकर्षण जो लगेगा फिर दोबारा ही गुरुत्वाकर्षण बन जाएगा। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर का रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति वेग से यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है और 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। क्या होता है? h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। चला, कितना दिया हुआ है बस मान पुट कर दीजिए ना। u कितना दिया हुआ है? u देखिए क्वेश्चन में देखिए तब समझ में आएगा। u दिया हुआ है 20, तो u के जगह पर 20 दे देंगे। t कितना दिया हुआ है? t का मतलब टाइम होता है, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेकेंड, और माइनस हाफ तो लिखवे कीजिएगा, और g का मान जो 9.8 होता है लगभग 10 लिख दीजिएगा, और जी टी स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा जी टी स्क्वायर होता है। तो टाइम कितना था? 3 सेकेंड था, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। यू दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, टी 3 सेकेंड दिया हुआ है, माइनस हाफ दिया हुआ है, जी का मान 9.8 होता है लगभग 10 मान लिए, और टी टाइम के स्क्वायर होता है, तो 3 के स्क्वायर कर लिए। इसको 60 माइनस यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 10 गुने 3 के स्क्वायर 9, काटेंगे इसको काटेंगे तब 5 ने, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा 15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 20 नंबर। कराए ग्रह के परिक्रमा का पथ आकार कैसा होता है? तो ग्रह का जो पथ का आकार होता है एक तरह से कह सकते हैं फैला हुआ वृत्त के जैसा है, एक तरह से अंडाकार, अंडाकार तो सूर्य बोल रहा वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा, फैला हुआ हो जाएगा, फैला हुआ वृत्त के जैसा। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 21 नंबर। कह रहा है चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली खाली स्थान के द्वारा मार्ग बाधाओं को पता लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा चमगादड़ को आँख नहीं होता, याद रखिएगा। जो अपना पथ जो चेंज करता है उसके मुंह से किरण निकलता है, अल्ट्रासोनिक किरण निकलता है, जैसे आगे पहुंचता है बार बार निकलते रहता है, आगे पहुंचता है वो किरण फिर टकरा के सुन लेता है, तो उसको पता चल जाता है आगे दीवार है क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग निकलता है। ठीक है, चमगादड़ को आँख नहीं होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ है जो स्तनधारी है, क्योंकि ये बच्चा जन्म देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो कौन है? पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 की बात करेंगे तो 23 नंबर की बात करेंगे तो बोला है परावर्तित किरणें को वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा जो वास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मार लीजिए। थोड़ा सा तेजी करना पड़ रहा है क्योंकि मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन करना है। चला 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 सी के आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा आवेश गुने विभवांतर, यानी Q गुने भी कर सकते हैं। W मैंने क्या हो जाएगा? वर्ग हो, तो Q गुने भी, Q जो हो जाएगा क्या? आवेश, आवेश गुने विभवांतर भी बोल सकते हैं, आवेश गुने विभवांतर। याद रखिए आवेश गुने विभवांतर। आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आवेश जो दिया हुआ है 3, और विभवांतर क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, तो 11 दिया 33 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात करते हैं तो 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हुए हो, यह संयोजक 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधकता से जोड़ा जाता है, तो संयोजक क्षमता प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा समानांतर जब कहता है तो हम निकालते हैं 1/R1 करके निकालते हैं, और कितना 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक है ना, तो इसको लिखेंगे 1/10 प्लस 1/10 निकालेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे 1/R1 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। अब 10 से 10 भागा देंगे तो 1 है, 1 में ऊपर गुना करेंगे तो 1, 10 में भागा देंगे तो 1, 1 में ऊपर करेंगे तो 1, तब 1/R1 बराबर ये तो 2/10 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब तिरछा गुणे कीजिएगा तो कुछ नहीं, तो ये 1 है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, देखिए इसको काटिएगा ना तो 5 आ जाएगा, और तिरछी गुना कीजिए इधर 5, R1 बराबर कुछ नहीं था 1, तो R1 बराबर 5 आ जाएगा।
ठीक है, काटिएगा तो, और नहीं तो ऐसे नहीं पता चलता है। तो R1 बराबर कितना आ गया 1/5, हम काटे ना जी तो कुछ नहीं, तो बराबर आता है तो उलट जाता है ना, उलटिएगा तो 1R1 कुछ नहीं तो नीचे एक ऐसे भी रहता है, ये भी उल्टेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चला ऑप्शन नंबर कौन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 ना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, 5 तो आया है। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया 5 आ गया, और शुरू में कितना दिया हुआ था, जब तीसरा जोड़े, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, यह संयोजक 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो संयोजक का समकक्ष प्रतिरोध कितना बराबर हो जाएगा, 10 तो है था और 5 और आ गया, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर तो सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे भी खुद जानते हैं समानांतर है तो ऐसे बनाइएगा ना। एक तीसरा जोड़ा है, ये दोनों समानांतर क्रम में आ जाएगा। इसका आंसर निकालने पर 5 और 10 था, 10 5 15। चलाओ ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया जी 25, 26 नंबर देखिएगा। यदि करा एक परिपथ में माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये यानी कि प्रतिरोध समान रहता है, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, समान रहता है। अगला क्वेश्चन करा 27 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का प्रयोग क्या है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त यानी कि ऊर्जा यूनिट क्या है, यानी कि खपत ऊर्जा यूनिट क्या है एक दिन में, तो कुछ नहीं करना है, खर्चा ऊर्जा बराबर यानी कि निकालना है, खर्च बराबर निकाल देना है, यानी कि ऊर्जा कितना खर्च हुआ वो निकालना है। तो वाट गुने घंटा, वाट गुने घंटा, और कितना यूज करें, कई दिन यूज करें, यहाँ पर देना है बटा कितना 1000 से भागा दे देना है, तो कितना वाट का है जी, तो ये वाट है 100 वाट का, 100 गुने कितना घंटा यूज कर रहे हैं, तो 8 घंटा, और कितना दिन यूज किए हैं, एक दिन किए हैं, तो 1 और बटा 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से भागा देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, इसमें भागा देंगे ना 8 में, और 10 से भागा तो 0.8 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अनुभार क्या होगा। करा है ना क्वेश्चन में कि 1 मोल का वजन 16 है, ऑक्सीजन के 1 मोल का है, ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन कितना है 16 ग्राम है। ऐसे भी देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, उसका दोगुना वजन होता है, 8 दूने 16 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। और बोल रहा है हमसे ओजोन के, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो ऑक्सीजन 16 तो यहाँ O3 है, तो 16 गुने 3 कर देंगे तो 16 48 हो जाएगा ओजोन। ओजोन का जो गंध होता है ना सड़े मछली की तरह होता है, सड़े मछली की तरह होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आंसर कौन आ जाएगा 28 के बी नंबर, 28 के बी नंबर मार लीजिएगा। 29 नंबर देखिएगा, कर रहा है 29 नंबर की एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा। एम बोल रहा है ना, तो शुरू कहाँ से होता है KLMNO, आगे बढ़ाइए उसी प्रकार से, लेकिन अभी उतना तत्व तो खोज नहीं हुआ है। पहला 2 मानेंगे, 8 मानेंगे, 18 मानेंगे, 32 मानेंगे, 2 8 18 32, इसको कितना मानिएगा, इसको 50 ने मानिएगा, इसको 50, अगला आएगा तो 50, अगला आएगा तो 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से बढ़ता है, लेकिन अभी तो उतना तत्व का खोज नहीं हुआ है। तो 2 8 18 32 50, अगला कीजिएगा तो 72, फिर अगला कीजिएगा तो 98 आ जाएगा, लेकिन उतना तत्व का तो खोज हुआ नहीं। हमसे पूछ रहा है क्या एम कक्षा में, तो एम कक्षा में कितना दिया हुआ है, तो एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से विलयन पीएच मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन के अनुसार से नींबू का पीएच मान सबसे कम होगा, नींबू का 2.2 हो जाएगा। रक्त का दिया हुआ था, रक्त का 7.4 हो जाएगा।
शुद्ध जल का दिया हुआ है तो शुद्ध जल का 7 होता है। और जब बात करते हैं दूध का तो दूध का 6.4 होता है। और समुद्री जल की बात करते हैं तो 8.4 होता है। और मूत्र की बात करते हैं तो 4.8, कहीं कहीं 6 भी देता है। इस तरह से pH मान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 2.2। अब 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कराया, वर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व की उपस्थित संख्या कितना है। तो जब चौथे आवर्त में देखिएगा पीरियोडिक टेबल में तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में टाइम देना है, फिर धीरे धीरे देंगे टाइम। चला ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस, तो ये ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा 31 नंबर का। 32 नंबर, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो ये चतुर्थ परमाणविक होता है फास्फोरस को। और फास्फोरस, चला अगला ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिया सलाई में करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग। चला आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो ये तो पशु कोशिका में जो पाया जाता है लाइसोसोम पाया जाता है पशु कोशिका में। और लाइसोसोम का खोज डी डुबे किया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका खोज डी डुबे किया था। हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की खोज। तो सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी किया था 1888 में। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो राइबोसोम का खोज पायलट किया था 1955 में। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। गोल्जी काय की बात करते हैं तो इसका खोज कोमिलो गोल्जी किया था। ऑप्शन नंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर बोले थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। 34 नंबर का कवक विज्ञान क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, कवक का अध्ययन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। कवक की जो कोशिका बना होता है काइटिन का बना होता है, और शैवाल के जो कोशिका बना होता है सेलुलोज का बना होता है। और काइटिन और सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। कैसा शर्करा है, पॉलीसेकेराइड शर्करा है। आगे की बात करते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जीवाणु दिया हुआ है। तो जीवाणु का खोज 1683 में ल्यूवेनहॉक ने, हॉलैंड के व्यक्ति थे जो ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किए थे। विषाणु की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो विषाणु का खोज 1892 में इवानवस्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है। तो एपिडर्मिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। चला 36 नंबर ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर कराहने टेफबर्न फाइलम किससे संबंधित है। तो टेफबर्न जो है प्लेटेहेल्मिन्थीज से संबंधित है, प्लेटेहेल्मिन्थीज से संबंधित है। और जब बात करते हैं एनिलिडा की, तो एनिलिडा में आ जाएगा कौन कौन। एनिलिडा में जोक आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, जोक और केचुआ एनिलिडा में आ जाएगा। याद रखने के लिए देखिए, जोक में तो हड्डी नहीं होता है, ऐसे रहता है, तो इसको हम एनियन भी लिख सकते हैं। हड्डी नहीं तो कैसे लिख सकते हैं। केचुआ में भी हड्डी नहीं होता है तो केचुआ को भी ऐसे कर देंगे। याद रखने के लिए एन बना सकते हैं। तो एनिलिडा, जो का केचुआ। ऑप्शन नंबर, चला अगला ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा सी ना। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। केचुआ निम्न में कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। तो अभी बोले, अच्छा केचुआ तो अभी बोले ना कि केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आ जाएगा। एनियन लिख लीजिए, एनियन। केचुआ हो गया, जोक हो गया, ये सब एनिलिडा में हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा में कीट पतंग आ जाएगा, जितना भी, जैसे में केकड़ा हो गया, छोटा छोटा कीट हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। सबसे बड़ा जो संघ है आर्थ्रोपोडा ही है। बात करेंगे बी, मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में सीप, घोंघा, सितुआ, ये सब मोलस्का में आ जाएगा। घोंघा, सीप, सितुआ, ये सब कौन में आ जाएगा, मोलस्का में आ जाएगा। याद नहीं रहेगा तो याद रखिए, मोलस्का खाए के मन रहेगा तो मोल लेके खाना है, सीप, सितुआ और घोंघा। याद रखने के लिए
सीप, सितुआ और घोंघा मोल लेके खाइए, म से मोल, म से मोलस्का, और जोक केचुआ लगी, एन उसको लिख दीजिए, एनलिडा आद हो जाएगा। चला आगे प्रोटोजोग की बात करते हैं। तो आप खुद जानते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी एक प्रोटोजोआ है जो दूषित जल पीने से पेचिस जो होता है ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से ही होता है, ठीक है ना। चला क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन बोले थे ना, 36 नंबर था ना, तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। 37 नंबर ध्यान दीजिए, 2001 में प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो 2001 के प्रगति बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। तेजी में थोड़ा सा कीजिएगा। 39 नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो SBI के MD 2 व्यक्ति हैं जी, एक तो स्वामीनाथन है, यानी कि स्वामीनाथन जानकी रमन, एक अश्वनी कुमार तिवारी है। तो ऑप्शन नंबर डी में बी और सी है, मिला लीजिएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत में, ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा। 41 नंबर की बात करते हैं तो आप तटीय गश्तीपोत विग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो विग्रह को लॉन्च किया गया है चेन्नई से, ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा। 42 नंबर, भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाला कंपनी का नाम क्या है? तो 5G है ना, एयरटेल याद रखिएगा, 5G एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करते हैं तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी, जेंडर पार्क केरल में खोला गया है। और कवक, चला ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा केरल हो जाएगा। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये रुद्रम है जी, रुद्रम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रुद्रम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा। चला ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर, किस कंपनी को आरक्षित रेल टिकट बुक करने के लिए IRCTC के साथ भागीदारी किया है? तो अमेजोन के साथ किया है। किसके साथ किया है? अमेजोन के साथ किया है। इसी के साथ अब मैथ और रीजनिंग सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा कम, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा कम टाइम दिए हैं, मैनेज कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। चलो मैथ अब देखिए, चलो 96 नंबर, अब मैथ ध्यान दीजिएगा। 96 नंबर, सॉरी 46 नंबर से देखिएगा, मैथ 46 नंबर से देखिएगा। करायना 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बहुभुज सभी आंतरिक कोणों का माप का योग पूछ रहा है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का माप का योग पूछ रहा है ना। तो इसका एक सूत्र होता है योग निकालने के लिए, n-2 इंटू 180 होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? भुजा 14 दिया हुआ है, n के स्थान पर 14 रखेंगे तो 14 - 2 गुने 180, 14 में से 2 जाएगा तो कितना? 12 आ जाएगा। 12 इंटू 180, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो गुना करिएगा, 180 गुने 12 तो 62 96, 12 का 12, नो ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन हो जाएगा 2160। एक चीज ध्यान दीजिएगा, भुजा कितना दिया हुआ है? 14 धरेंगे तो 2 घट जाएगा, 14 में से 2 गया, यानी 14 में से 2 गया, 180 दिया हुआ है तो 12 गुने 180 कीजिएगा, 2160 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कराए किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 260 है और साधारण ब्याज 250 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का चक्र यानी कि SI दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन जब दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष में SI साधारण ब्याज उतना ही बढ़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष का CI दिया हुआ है, 2 वर्ष का CI दिया हुआ है 260 दिया हुआ है, और 2 वर्ष का SI कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। तो सिंपल से निकालना है। आप जानते हैं कि 1 वर्ष का SI, पहला साल का SI और पहला साल का CI आपस में बराबर होता है। अब खुद सोचिए,
2 बरस में साधारण ब्याज 250 है, तो एक साधारण ब्याज तो सिर्फ बढ़ता ही है, ठीक है ना, बराबर बढ़ता है। जैसे में पहला साल 2 बरस में दिया हुआ है 250, तो 1 बरस में पक्का 125 बढ़ा होगा, तो ना अगला साल 125 और बढ़ा, तो पहला साल 125 साधारण ब्याज हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम बढ़ता है, ठीक है ना, यानी कि बराबर रहता है, तो 125 ही भी, तो 125 साधारण यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी हो जाएगा, क्या कि पहला साल SI और CI बराबर होता है। और दूसरा साल, एक साल में 125 और 2 साल का साधारण ब्याज 250 है, तो कितना और जोड़ेंगे कि 250 होगा, तो 125, ये तो साधारण बढ़ता है ना, 125 पहला साल बढ़ा है, तो दूसरा साल भी 125 से रहेगा 125। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, तो यहाँ पर हम यदि 125 लिखते हैं, 125 तो ये रहबे करेगा, अब प्लस ये देखिए हम ये दोनों के जोड़ते हैं तो 250 आ गया, 2 वर्ष में 250 आ गया साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं तो ये तो 250 आया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 260 है ना, पहला साल तो 125 रहेगा, लेकिन अगला साल ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 250 आएगा, और यहाँ 260 है, यानी कि 10 और बढ़ जाएगा ना, अगला साल 10 बढ़ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान देना है यहाँ पर ये दोनों में कि दोनों में अंतर कितना है। तो देखिए ये 125 है और यहाँ पर 125, तो 250 करते, लेकिन 2 साल को मिला के 260 है, जिसमें हम पहला साल 125, तो 125 घटाएंगे इसमें, तो आपको बच जाएगा 135 ही आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 135 आएगा, है ना। ये अगला साल के लिए कितना है, 135 है। और दोनों के अंतर कितना है, दोनों के अंतर ये 10 है ना, दोनों के अंतर कितना है, ये 135 है, ये 125, 10 है, तो कुछ नहीं करना है, दर नहीं निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो अधिक या कम रहेगा ये अंतर रहेगा, यहाँ पर लिखना है। और साधारण ब्याज नीचे में रख दीजिएगा 125, अब प्रतिशत 100 से कीजिएगा। एक बार फिर से, जब 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, पहला साल SI और CI बराबर होता है, दोनों को जैसे में 2 साल में SI दिया हुआ है 250, तो बांट लेना है बराबर बराबर, पहला साल ले 125, अगला साल भी SI 125 होगा, ये तो 250 हो गया। CI तो पहला साल इसके जितना ही रहेगा, CI रहेगा 125 हो गया, लेकिन हमको कहना है कि यहाँ पर 2 साल में CI 260 है, जिसमें तो एक साल में 125 लिख दिए, अब इसमें बचा कितना, तो 260 में 125 घटाइएगा तो 135 आ जाएगा। और नहीं पता चले तो यहाँ पर 125 लिखिएगा, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 125, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिएगा कि जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, तो 250 आवेगा, लेकिन ये है 60, तो 10 ज़्यादा 10 प्लस कर देना है, वही यहाँ पर 10 अंतर आएगा, तो 10 लिख देना है। और साधारण ब्याज नीचे लिख देना है, प्रतिशत 100 से काटिए, 25 400, 25 25 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि A अकेला एक कार्य को 18 दिन में और A और B एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, 10 दिनों के बाद B ने कार्य छोड़ दिया और A को अकेले उस कार्य को पूरा करना है। A को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सिंपल है। करा है कितना, A दिया हुआ है 18 दिन में और बोला है A B मिलकर साथ 15 दिन किया है। A प्लस B कितना दिए, 15 दिन। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। ये जो दिया हुआ है इस समय दिया हुआ है, दिन का मतलब समय दिया हुआ है, इसका उल्टा जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो ये क्षमता आ जाएगा। तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे 18 और 15 के, तो 90 आएगा। और जब 90 आएगा ना तो 90 में 18 से भागा देना है, तो 18 पचे 90, 90 में 15 से भागा देना है, 15 छक्का 90, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं ना कि हम अलग अलग कर देते हैं। A और B मिलके 6, जिसमें A अकेले है 5,
तो हम b को यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो b को हम साइडे में इधर लिख देते हैं कि a b मिलके 2 को मिलके 6 है, जिसमें a कहा कि मेरा हिस्सा इसमें कितना है, तो मैं कहा कि मेरा हिस्सा इसमें 5 है, तो b के कितना बच जाएगा, 5 इसमें घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, b का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं, किसी को गुना कीजिएगा, 18 पचे 90। अब जैसे कहता है कीजिए, करा ए बी एक साथ कार्य करते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। अच्छा, एक साथ काम करना आरंभ करेगा तो एक साथ का एक मतलब ए और बी करेगा, तो 5 है 1 6, चाहे ए और बी कितना 6, स्टार्ट आरंभ करेगा एक साथ, तो एक साथ करेगा तो 6 नहीं, या तो 5 या 6 ही लीजिए, एक साथ आरंभ करेगा। करा 10 दिनों के बाद बी छोड़ दिया, 10 दिन के बाद छोड़ा है, 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन तो किया होगा ना, 10 दिन तक किया है, उसके बाद बी छोड़ देता है। यदि जब बी छोड़ देगा तो शेष जो बचा काम कौन करेगा, शेष बचा काम ए करेगा। तो ए की क्षमता कितना है, 5 है, तो 5D से काम करेगा, कुछ नहीं। 10 का 60 इधर आएगा तो घट जाएगा, 60 घटाइएगा 90 में तो बचेगा कितना, 30 बचेगा, 30 बराबर 5D, और 5 से काटिएगा, 5 छका 30, डी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन करा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है और इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज, सम मन्य बराबर, द्विमन्य 2, बाहुमन्य भुजा, यानी कि 2 भुजा बराबर रहना है। मान लेना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लेना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और कहा परिमाप 32, आप जानते हैं परिमाप किसको कहता है, ये जो भुजा है ना तीनों के जोड़िएगा, इसका मिला के 32 है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में करा इसका आधार समान भुजाओं का, इसका जो आधार है समान भुजाओं का 6/5 गुना है, 6/5 गुना है, किसमें का लगा है, समान भुजाओं में ने, तो समान जिसमें का लगता है वो हर होता है, हर के मतलब नीचे वाला, तो समान भुजाओं में लगा है का, तो समान भुजा कितना 5, काहे कि जिसमें का लगता है वो नीचे वाला, समान भुजा 5, तो ये जो आधार हो गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है 2 भुजा समान रहेगा, तो समान भुजा ए वाला हम मान लेते हैं समान है, तो ए 5, तो ए भी 5, तो ए 6 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि हमको टोटल दिया हुआ है ए परिमाप 32, लेकिन हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 6 16 आ रहा है, हमको 32 लाना है, कितना से गुना करेंगे कि 32 आएगा, 16 नया है, तो 2 से गुना करेंगे 32 आ जाएगा। इसका मतलब हम 2 से सब में गुना कर देंगे, 2 से सब में गुना कर देंगे, इसका मतलब कहेंगे ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 12 है। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, हम बीच से एक लकीर ऊंचाई, अब देखिए ये हो गया, ये 10 है, ये जब ये पूरा 12 है तो ये कितना बटेगा, 6 में बटेगा, और ये 6 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम पाइथागोरस प्रमेय में बोले थे कि पाइथागोरस प्रमेय जब याद रखिएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना, तो उसको याद रखिएगा तो निकालने की जरूरत नहीं रहेगा कि कर निकालना है, आधार निकालना है। जैसे मैं 4-5 को बताए थे कि पहला 3 है, 4 है तो अगला 5 कर लीजिएगा, 5 है 12 है तो अगला 13, 7 है 24 है तो अगला 25, 8 है 15 है तो अगला 17, 9 है तो अगला 40, तो कर 41, एक 20 है 21 है तो अगला क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये सब पूरा जो ट्रिपलेट है याद रखिएगा, तो आपको पता रहेगा कि एक भुजा 5 है तो 2 भुजा 1 3 1 4 हो जाएगा, एक भुजा 12 है तो 2 भुजा कौन कौन हो जाएगा, ये तो आप खुद निकाल सकते हैं, ऐसे टाइम लग जाएगा ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो गुणज होगा पाइथागोरस ही होगा, जैसे में 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, या 2 गुना रहे या 3 गुना रहे या 4 गुना रहे,
किसी भी ट्रिपलेट का वो पाइथागोरस ही होगा। तो हम देखें यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 8 अपने से क्यों रख लिए? काहे कि पता है कि यहाँ पर 6 है, 10 है तो अगला 8 हो जाएगा। इसका ट्रिपलेट 3 गुना 4 गुना कीजिएगा, वो भी पाइथागोरस ही पर में होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए, अब यहाँ से निकाल दीजिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा? आधार तो 12 हो जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ। इससे हम काटेंगे तो 4 और 12 चौ 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप सूत्र से निकालिएगा तो एक इसका और सूत्र भी है, सूत्र से निकालिएगा तो b/4 √4a² माइनस b² कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये तो a रहेगा, ये तो b रहेगा। तो पुट कीजिए मान इसमें, इससे भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक नियम पहले ध्यान दीजिएगा, आराम से इसे बनाइए, इससे भी आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन करा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इसका लसा यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है? 90, और बोल रहा है एचसीएफ। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, मेन राशि एलसीएम है, तो मेन राशि एलसीएम, तो इसका तुलना हमको एलसीएम से करना है। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम, मेन राशि देखना एलसीएम है, तो इसका तुलना एलसीएम से, तो 3 और 5 का एलसीएम 15, इसका तुलना 15 से, जो पूछेगा गुना करना है। एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ 3 और 5 के जब एचसीएफ निकालिएगा, हम कैलकुलेशन में बता चुके हैं, यदि नहीं बताए हैं तो अगला वीडियो कभी भी कैलकुलेशन क्या स्टार्ट करेंगे तो इसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, 3 और 5 में हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। काटिए, 15 × 6 = 90, इसका आंसर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 51 नंबर, थोड़ा सा तेजी में करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। कह रहा है पी और क्यू का आयु का अनुपात दिया हुआ है, पी और क्यू का आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 6:5, और उसके आयु का योग 33 है। सिंपल है, अपने कर लेना चाहिए। तो पी की आयु क्या है? योग पूछ रहा है, टोटल का यहाँ पर योग है, तो योग के तुलना, योग से 6 5 11 से पूछ रहा है किसका? पी का पूछ रहा है ना, पी का 6 से कर लीजिए, 11 × 3 = 33, 6 × 3 = 18, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर आप खुद बना लीजिए। 52 नंबर सिंपल है, सिर्फ गुना करना है, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। चला 53 नंबर देखिए, 53 नंबर हम रेशियो में बता चुके हैं, रुपया पैसा। करा एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में। यदि बैग में कुल 45 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। हम क्या कहे थे? मेन राशि 45 रुपया है, तो 45 रुपया है तो रुपया की तुलना रुपया से करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 25 पैसा, फिर कितना दिया हुआ है? 25 पैसा, फिर दिया हुआ है 10 पैसा, उसके बाद दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 5 पैसा, और इस सिक्कों की संख्या दिया हुआ है कितना? सिक्कों की संख्या दिया हुआ 1:2:3 में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, में रुपया पैसा में बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि मेन राशि क्या है। मेन राशि रुपया है तो इसका तुलना तो रुपया से करेंगे, मेन राशि सिक्का है तो इसका तुलना सिक्का से करेंगे। और ऐसे अधिकांश देखिएगा, जब भी रुपया रहेगा ना तो सिक्का के रूप में दिल रहेगा, और यदि सिक्का दिल रहेगा ना तो इसका मूल के रूप में दिल रहेगा, रुपया के रूप में। तो ये रुपया है तो यहाँ पर सिक्का दिल है, तो इसका तुलना रुपया से करेंगे, रुपया तो है नहीं तो हम रुपया में चेंज करेंगे। कहेंगे कि 25 पैसा के एक सिक्का है तो मेरे पास 25 पैसा है, 25 पैसा के एक सिक्का है तो 25 पैसा है, और 10 पैसा के 2 सिक्का है तो 10 दूनी 20 पैसा है, और 5 पैसा के 3 सिक्का है तो 5 × 15 पैसा है। तो टोटल पैसा की संख्या जोड़ेंगे तब 25 पैसा, 15 पैसा, 40 पैसा, 20, 60 पैसा, यानी कि यहाँ पर टोटल रुपया है, इसका तुलना हम पैसा से करेंगे तो यहाँ पर 0.60 लिख देंगे। 60 पैसा से किए हैं, पूछ रहा है किसका? पूछ रहा है हमें कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसा के सिक्का की संख्या 3 है ना, 3 दे देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य इधर रख लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, कटता है 6 से काटिए, 6 से काटिएगा 6 × 5 = 30, अब 45 × 5 कीजिए,
5 पचे 25, 5 24, 2 22। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 54 नंबर। करा निम्नलिखित आंकड़ों 2020 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। यदि 2020 के दौरान भारत में निर्मित टायरों की कुल संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 26 सैकड़ा हजार 10,00,000 2,60,000 दिया हुआ है। तो बोल रहा है ना कंपनी एमआरएफ कितने टायरों का निर्माण करेगा, है ना। टोटल दिया हुआ है 2,60,000। तो इसका बोल रहा है टायर यानी कि एमआरएफ निकालने के लिए। तो एमआरएफ देखिए डायग्राम में 30% दिया हुआ है, तो हम इसका 30% निकाल लेंगे। प्रतिशत उड़ाएंगे ना तो नीचे 100 हो जाएगा, और 2 शून्य से 2 शून्य कर लीजिए, काट दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 26 तिया 78, 2 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ 3 शून्य, 78,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर। 55 नंबर का रहा है कि 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5 का माध्य विचलन निकालने के लिए बोल रहा है। माध्य विचलन निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तो आप इसका पहले माध्यिका निकाल लीजिए, एक माध्यिका निकाल लीजिए। तब माध्यिका निकलेगा कैसे? एक तो हम पहले सीरियल नंबर से लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा पहले लिखेंगे, इसके बाद सबसे छोटा कौन है? 4 है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा 5 है। इसके बाद कौन है? 7 है। इसके बाद कौन है? तो 10 है। 3 को 10 है तो 10 लिख दिए। तो माध्यिका बीच वाला होता है, देखिए 3 इधर से 3 इधर से, बीच में माध्यिका 7 आ गया। तो माध्यिका कितना आ गया? माध्यिका 7 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सब में 7 घटा लेना है। क्या करना है? 7 घटा लेना है। क्या करना है? 7 घटा लेना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बड़ा हो बड़ा से छोटा में या छोटा से बड़ा में माइनस भी रहेगा तो उसको माइनस नहीं लिखना है। जैसे में 7 में 3 घटा देना है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर घटाइएगा 7 और 7 में 4 तो यहाँ पर कितना? 3 आ जाएगा। 7 में 5 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 आ जाएगा ना, ये तो आए भी नहीं करेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में 7 3 3 3, इसको पूरा ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 9 9 18 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया? 18। अब ये ध्यान देना है कि टोटल संख्या कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7, जितना संख्या रहेगा उतना से भागा दे देना है। यानी कि कुछ नहीं करना है। पहला तो हम बोले कि इसको हम बढ़ते क्रम में लिखना है, माध्यिका निकाल लेंगे। इसको हम बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा से शुरू करना है। बढ़ते क्रम, माध्यिका जो बीच में रहेगा 7 लिख दिए। जो माध्यिका रहेगा वही घटा लेना है। जो घट के आएगा उसको ऐड कर लेना है, ऊपर लिखना है, और जय संख्या रहेगा उससे भागा दे देना है। यानी कि माध्य विचलन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस 18/7 ऑप्शन नंबर बी में है। चला 56 नंबर ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है 3.87 पर रेकरिंग है माइनस 2.57 पर रेकरिंग है। इसका मान बोल रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना पर रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जब यहाँ पर जब 9 देंगे, डबल 9, यहाँ पर डबल 9, तो गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उससे अच्छा है। और रेकरिंग का मतलब होता है एक तरह से रिपीट। जैसे में 87 पर रेकरिंग है तो 87 87 87 आगे रिपीट होते गया है। तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट 300 इतना में इतना हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटाइए। 7 में से 7 गया 0, 8 में से 5 गया कितना? 8 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको घटाई नहीं तो रिपीट करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं रिपीट। चलो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ 7 नहीं 9 है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए, घटा दीजिए डायरेक्ट।
तो हम डायरेक्ट घटा लेते हैं 2.59, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस 7 बच गया, 7 में से 2 बच गया, 1 और इस पर एक रिंग है इसलिए ये एक रिंग दे देंगे, दशमलव। ऑप्शन नंबर कितना में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ए मार लीजिए, आराम से कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो लिख लेते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 8 1/2 माइनस 3, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए 1/4 इतना दिया हुआ, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। चलो ध्यान दीजिए, इसको सरल करना है, कुछ नहीं, पहले इसको कैलकुलेशन करिए। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा ना तो 2 1 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 का कैलकुलेशन कीजिए। इसको एलसीएम लीजिएगा ना तो 6 आएगा। अब 6 से इसमें भागा दीजिएगा तो 2 3 6 3 और 3 ऊपर में गुना कर देना है, 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 1 में करेंगे, ये 3 है ना, हाँ 3 दूनी 6 2 और 2 ऊपर में गुना करेंगे तो 2 आएगा, 6 का 6 ऊपर में गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो जाएगा, तो 9 में से ये 3 जाएगा तो 6/6, तो यहाँ से काटेंगे तो इतना के मान 1 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि इतना जब कैलकुलेशन किए तो 1 आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 1 4 1 5/4 माइनस 1/2, इधर आया था 1 कैसे कर दें, कैलकुल गुना करे या ना करे उतना ही आएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 से भागा 1 ऊपर में गुना करेंगे 5 आ जाएगा, और 2 से भागा देंगे तो 2, 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3/4 आ जाएगा। हम इतना दूर कैलकुलेशन किए तो 3/4। अगला में अब करते हैं इसका कैलकुलेशन, 4 3 12 1 13/4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भागा में है ये वाला 3/4 लिखाएगा, लेकिन जब इसको हम गुना में कन्वर्ट करेंगे न, जिसमें भागा है इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट के लिखा जाएगा, ऊपर में 4 और नीचे में 3। अब कटता है, काट दीजिए। अब बचा कितना 13/3। हम इतना दूर कैलकुलेशन कर लिए तो 13/3 आया। अब इसको करिए 8 दूनी 16 1 17/2, अब माइनस कितना है 13/3 है। इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 2 3 6 3 और 3 ऊपर गुना करेंगे तो 17 51 माइनस 3 दूनी 6 13 दूनी 26। जब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 51 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25/6 आ जाएगा। अब इसको किस रूप में आंसर देता है, अच्छा पूर्णांक में, तो 6 6 24 1 25। ऑप्शन नंबर बी, इसको भागा दीजिए ना 6 से तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4.1/6। यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेट है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जब हम स्टार्टिंग से करेंगे ना तो वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे, ठीक है। सेट में थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। 59 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर का रहा है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई जो होता है ना, पाई है ना जो अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, और ये सब जो भी दिया हुआ है परिमेय संख्या है। अगला तो ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। चला 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी। चला ध्यान दीजिएगा, ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर 7 बजे से चलेगा, 11 बजे पहुंचेगा। 7 बजे से चलेगा, 11 बजे पहुंचेगा, तो कई घंटा लगा, 4 घंटा लगा। यहाँ पर लिख देना है घंटा, 4 घंटा लग गया। और बी से बोल रहा है कि 8 बजे चलता है और 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पर कितना लग गया,
तो यहाँ लग गया 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को हम 3.5 घंटा ऐसे ना, तो 3 दूनी 6 1 7/2 लिख सकते हैं 3.5 घंटा को। 3.5 घंटा को इसको लिखेंगे, इसको हम पूरा अच्छा से सही से ढंग से लिखेंगे तो तिरछे गुना कर दीजिए। तो इसको 4 दूनी 8 हो गया और ये 7 1 7 हो गया। अब हम 8 और 7 आ गया, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ, यानी कि समय दिया हुआ है। समय को उल्टा चाल आ जाएगा, चाल उलट देंगे तो इधर 7 चाल, इधर ये आ जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको दूरी निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी को गुना करेंगे तो देखिए, किसी को गुना करेंगे तो 28 या 3.5 गुने 8 भी करेंगे तो 28 आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब बोल रहा है ना कि 7 बजे रवाना होगा। कभी भी मिलने की बात कहेगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर कितना बजे चल रहा है, 7 बजे चल रहा है या 8 बजे चल रहा है ना। तो हमको मिलने की बात कभी कहेगा तो हमको दोनों सेम टाइम में चलाना है, तो हमको इसको 1 घंटा चला देना है, तो ये 8 बज जाएगा। अब मिलने की बात करेगा तो सेम टाइम में चलावेगा, यहाँ 8 यहाँ 8, तो हम इसको 1 घंटा हम चला देते हैं। तो 1 घंटा में चाल, 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 7 चलेगा। तो 7 चलेगा तो 7 यहाँ पर तो घट जाएगा ना, तो 7 घट जाएगा तो 1 घंटा में कितना घटेगा, इस 7 के चाल से चलेगा। 1 घंटा 8 बजाना है तो 1 घंटा में तो 7 चल जाएगा, इतना दूरी कम गया तो हम 28 में हम 7 घटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ दूरी कितना बच गया, 21 बच गया। अब दोनों सेम टाइम में पहुँच गया है, ये भी 8 बजे ये भी 8 बजे। जब सेम टाइम में पहुँच गया है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना दिया हुआ है, अब तो हमको यही दूरी ने चलना है, काहे कि दोनों 8 बजे है। मिलने की बात कहेगा सेम टाइम मिला दिए, दूरी 21 है। चाल देखिएगा, कभी भी एक विपरीत दिशा में चल रहा है, 7 से 8 से विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। 8 7 15 गुने 60, इसको जब मिनट में चेंज कर लिए तो 60 से गुना कर दिए, 15 चौके 60, 21 चौ 84 मिनट आ गया। 84 मिनट को हम बोलेंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट और 24 मिनट, यानी कि कह सकते हैं 84 मिनट को 1 घंटा 24 मिनट। और जब दोनों सेम चला था 8 बजे, उसके बाद लग गया 1 घंटा 24 मिनट, तो कह सकते हैं कि 8 बजे चला और उसके बाद 1 घंटा 24 मिनट लग गया था। 8 है 1 9 पहुँचेगा कब, 9:24 में पहुँच जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप बनाइएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे टाइम नहीं है लेकिन तब पर भी देख लीजिए। कभी भी ये तो 7 से 11 में पहुँच रहा था, 4 घंटा लिया, और ये 8 से 11:30 में पहुँच रहा था, 3.5 घंटा लिया है। 3.5 घंटा को 7/2 लिखेंगे। इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, इसको तिरछा गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस समय ही हुआ, समय के उल्टा करेंगे तो चाल आ जाएगा। अब हम दूरी निकाल लिए, तो दूरी बराबर होता है कौन चीज, दूरी निकालेंगे तो दूरी निकाल लिए, चाल और समय में जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। 28 टोटल दूरी आ गया, 28 दूरी आ गया, जिसमें इस 7 बजे चल रहा था। मिलने की कभी भी बात कहेगा तो दोनों एक टाइम में चलाते हैं। 1 घंटा ये 8 चला था, इस 7 चल रहा था, कभी नहीं मिलेगा। इसको भी 1 घंटा बढ़ा दिए, 1 घंटा में चल रहा था 7, तो इतना दूरी 7 चल गया, तब बचेगा अब इतना ही दूरी ने 21। अब दोनों जब सेम टाइम हो गया तो बचा कितना, 21। तो यहाँ पर से समय निकाल लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 21, चाल 8 7 15 से, और मिनट चेंज कीजिए 60 से, 21 84 मिनट। 84 मिनट को कह सकते हैं 1 घंटा 24 मिनट। तो 8 बजे दोनों चल रहा था, उसके बाद 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि 9:24 में पहुँचेगा। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या था जी, ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए 61 नंबर।
एक्शन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा करा। देखिए ये कैलकुलेशन में हम बताए थे हम पूरा नहीं लिखते हैं, आप क्वेश्चन ऊपर देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। चला ध्यान दीजिएगा करा रूट यहाँ पर दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिए दिख रहा है क्वेश्चन 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 इस तरह से लास्ट तक 1/√5 माइनस √2 तक दिया हुआ है ना। तो इसमें हम कुछ कहे थे, कुछ नहीं कहे थे। आप √9 को √3 को आप √9 भी तो ऐसे लिख सकते थे। और जब इस तरह के रहेगा ना तो सेम अंतर रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो सेम अंतर रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे बड़ा संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ा संख्या 3 न हुआ, काहे कि 3 को हम √9 भी लिख सकते हैं, तो बड़ा संख्या लिख देंगे। और सबसे छोटा संख्या लास्ट में है जो 2 दिख रहा है उसको 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 है तो 2 लिखते हैं। और फर्स्ट में यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, फर्स्ट में देखना है। तो फर्स्ट में माइनस है, देखिए इसमें माइनस माइनस भी रह सकता है, प्लस प्लस भी, मिला हुआ भी, तो इसमें मिला हुआ है। लेकिन हमको यहाँ फर्स्ट देखना है, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस करना है, और फर्स्ट में प्लस रहता तो माइनस करना है। और नीचे में समान अंतर रहेगा जी, जैसे में √8 माइनस √7 √7 माइनस √6 समान अंतर रहेगा। 3 2 5 जोड़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। चलो 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा करा। एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर भागा। कार के स्वामी को दोपहर 2 बजे कार का चोरी का पता चला तो उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। चोर कितना बजे पकड़ा, यानी कि चोर कितना बजे पकड़ाएगा। तो ध्यान दीजिएगा चोर जो निकला है कितना बजे निकला है, 1:30 बजे निकला है और 60 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है। और जो मालिक है उसको पता चला है 2 बजे, कितना बजे, 2 बजे पता चला है, और ये 75 के स्पीड से कार चलाकर पीछा कर रहे हैं। अब खुद ध्यान दीजिए कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो ये 1:30 बजे निकले हैं, ये 2 बजे निकले हैं, कभी नहीं पकड़ाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा इसमें वो नियम नहीं लगेगा, इसमें ये दिखना है कि 1:30 बजे चुरा के भाग रहा है 60 के स्पीड से, और ये 2 बजे भाग रहा है 75 के स्पीड से। हम खुद सोचेंगे कि 2 बजे तक में ये 1:30 बजे भागे हैं, 2 बजे तक में आधा घंटा तो चलेगा, और 1 घंटा में 60 के स्पीड से चल रहा है ना, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया होगा, तो कहिएगा 30 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 1:30 बजे 60 के स्पीड से भागा है स्वामी, यानी कि मालिक को पता चला है 2 बजे, 75 के स्पीड से उसका पीछा कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम तो पहले सोचेंगे कि आधा घंटा बाद जो ये चले हैं, तो आधा घंटा में चोर 1 घंटा में 60 चलेगा, 1:30 से 2 बजे में आधा घंटा में तो 1 घंटा में 60 चला है, तो आधा घंटा में 30 चलेगा ना, तो 30 चलेगा। अब पूछ रहा है कितना बजे पकड़ाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो जो दूरी है ये 30 किलोमीटर हो जाएगा, और चाल एक दिशा में चाल घट जाता है, एक दिशा में चाल घट जाता है, याद रखिएगा। तो 75 में 60 घटाएंगे तो 15, 15 दूनी 30। उसके बाद भी इसको 2 घंटा लग गया, 2 बजे निकले मालिक, उसके बाद भी 2 घंटा लग गया, तो 2 बजे निकले 2 घंटा और लग गया, तो 2 + 2 कितना बजे पकड़ाएगा, 4 बजे। ऑप्शन नंबर बी। चला 63 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिए गए वृत्त चित्रों में एक पुस्तक बनाने के लिए व्यय प्रतिशत को दर्शाया गया है। यदि कुल व्यय कितना है, कुल व्यय 60,000 रुपया है। तेजी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मुद्रण पर किया गया व्यय क्या होगा, तो टोटल 60,000 के तुलना 100 से, और मुद्रण बोल रहा है ना, तो मुद्रण कितना दिया हुआ है, देखिए गोल में मुद्रण दिया हुआ है 27%, 27 दिया हुआ है। 2 शून्य से 2 शून्य गुना कीजिए, 27 55 27 का 78 से 27 का 62 से। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चला अगला ध्यान दीजिएगा 64 नंबर। 64 नंबर का रहा 2 घनों का आयतन का अनुपात 27:1 है। आयतन के मतलब क्यू होता है, आप खुद सोचिए, ये क्यू है 27, ये भी क्यू है
तो किसका क्यू है, भुजा निकलेगा तो 3 के, ये क्यू है तो किसका क्यू है, 3 के भुजा निकालेंगे तो 3 हो जाएगा ना, ये का एक होता है। अब कह रहा है इसके लंबाई का अनुपात, तो 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 729 को कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा 27 को तोड़िए ना जी, तोड़िएगा तो 3 मरते में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 मरते में तोड़िएगा तो 3 दूनी 6, 3 चौबारा 3, 3 मरते में तोड़िएगा तो कितना 81, 3 मरते में तोड़िएगा तो 27, 3 मरते में 9, 3 मरते में 3, यही टूटेगा ना। कह रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो देखिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो एगो ही 3 3 9 पूर्ण वर्ग, ए भी 3 3 9 पूर्ण वर्ग, ए भी 3 3 9 पूर्ण वर्ग, तो कितना है पूर्ण वर्ग, 1 2 3, 3 गो पूर्ण वर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो में ये टाइप अभी बताना है, कुछ नहीं करना है। आय में हम बचत को घटा लेंगे, तो आय में हम बचत को घटा लेंगे तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। कहे के मतलब हुआ कि हम 100 रुपया कमाते हैं जिसमें हम 40 रुपया बचा लेते हैं, तो अपने से कहिएगा कि खर्चा आप किए हैं 60। यानी कि हम कह सकते हैं आय में हम जब बचत को घटा लेंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। 2 व्यक्ति है और इसका बचत का दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, एगो का दिया हुआ है 1300, एगो का दिया हुआ है 900, और खर्चा का दिया हुआ है, खर्च का दिया हुआ है कितना, एक 9:5 दिया है। कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ x निकाल कर लीजिए। अच्छा, a अनुपात b को हम लिखते हैं ना a/b, कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार से इसको लिखना है 5x बटा 3x, ये का है, ये b का है। अब ध्यान दीजिए, आय में हम बचत को निकाल लेंगे, आय में हम बचत को निकालेंगे, यानी कि आय में हम बचत को घटा रहे हैं, इसमें आय में हम बचत को घटा रहे हैं तो खर्च निकलेगा। खर्च 9:5 है तो इसको लिख सकते हैं 9/5। तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो 5 15, x माइनस 13 5 65, और इसको करेंगे तो 9 27 x और माइनस 9 81। कैलकुलेशन कीजिए, सॉरी 5 5 25 होगा ना, 25 होगा। अब घटाएंगे इधर लाके तो देखिए बड़ा है, इधर आके घटेगा तो -2x और ई उधर जाके जुटेगा, तो ध्यान दीजिएगा ई लाएंगे तो -8100 आई प्लस 6500। घटाइए, जब घटाइएगा आप 6500 तो 0 0 11 तो 6, ये घटाइएगा तो कितना 1 माइनस में आएगा, यहाँ पर -2x, माइनस माइनस कट गया, x के मान कितना आ गया 800। x के मान जब 800 आ गया, आपको जहाँ जहाँ x दिया हुआ है पुट रख कर दीजिए। हमको तो पूछ रहा है क्या, हमसे तो पूछ रहा है प्रत्येक आइए ना, आई का पूछ रहा है तो कितना दे देंगे, आई यहाँ पर 800 है तो यहाँ पर 8 धर देंगे, 8 × 40 1 के आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 8 × 2400 आ जाएगा। बस इसी ढंग से करना है। चलो अगला ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 67 नंबर। कराए किसी कराए एक वस्तु 20% बट्टा पर बेची और नगद पर 30% का एक अतिरिक्त बट्टा दे दिया। बट्टा मैंने छूट, कुछ नहीं कीजिए, ऐसे कर दीजिए ना, 20% बट्टा यानी कि 20 में घटाएंगे तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 बटा 100,
फिर 30% बटा दिया है, 100 में 30 घटाएंगे तो 70/100 बच रहा है कितना, तो 25 20 बच रहा है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, 0 से 0 0 से 0 काटिएगा तो इसको भागा दीजिए ना, भागा तो देना आपका काम है। कहिएगा कि फिर समझ में नहीं आया, काटिए इसको इसमें हम भागा देंगे, 7 से इसको काटेंगे तो आप भागा इस ढंग से भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसी में देते हैं। तो 7 या 21 तो 4, तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, यानी कि काटेंगे ना ये पूरा तो 160 मरते में कटेगा। फिर हम 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 20 मरते में कटेगा, और ये गुना हो जाएगा, यानी कि 20 पर 2 और 0, यानी कि 2000 आ जाएगा। 2000 नहीं आएगा, काटने में कहीं दिक्कत हो रहा है, चलो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ठीक किया हुआ है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ध्यान दीजिए नीचे 8/10 7/10, इसको 7 और 8 से इसको भागा दीजिए, जितना बचेगा इसको 10 और 10 में गुना कीजिएगा, कैलकुलेशन करके आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेशन कीजिए, भागा दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 68 नंबर ध्यान दीजिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, चित्र बना लिए हैं, करा दिए गए चित्र में OP बराबर 13 सेंटीमीटर, PB बराबर 9 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है OP 13, O से P तक दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है, और PB 9 सेंटीमीटर, P और B 9 दिया हुआ है, AB दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 7, तो हमसे वृत्त के त्रिज्या A पूछ रहा है, यानी कि A पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे PA गुने PB बराबर PQ, यहाँ से यहाँ PQ गुने PT, P और T लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, PA कितना दिया हुआ है, PA दिया हुआ है 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, गुने PB कितना दिया हुआ है, PB दिया हुआ है 9, बराबर PQ, P से Q तक, तो हमको तो P से O तक 13 है, P से O तक 13 है, इधर पता नहीं है तो R मान लेते हैं, तो ये भी जुड़ जाएगा ना, तो 13 + R, यानी कि 13 + R गुना PT, P और T, यहाँ से यहाँ तक 13 है, लेकिन हमसे यही पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि O से P तक 13 है, जिसमें हम तो यहीं से यहाँ पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि 13 में हम R घटा देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा, काहे कि यहाँ से यहाँ तक P से Q तक आपको 13 दिया हुआ है, लेकिन हम तो यहाँ से यहाँ तक पूछेगा, तो यार है जो घटा देंगे तो आ जाएगा, तब 13 - R। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन रखिए, आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा तो आएगा 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 18, 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन हम करते हैं, देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं, तो बराबर आ जाएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो कितना 8, 8 से 8 कट गया, ऑप्शन नंबर सी रखें तो आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखिए, चला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन सबसे पहली बात, इसको हम चेंज करेंगे, तो 1 + tan² थीटा जो है इसको चेंज करेंगे तो tan चेंज हो जाएगा sec² थीटा में, इतना को हम sec² लिखेंगे, ठीक है ना, ये चेंज होता है sec² में, तो लिखेंगे 5 तो है और sec², ठीक, प्लस 4 cos² थीटा लिखेंगे, प्लस इसको हम अभी रहने देते हैं 9 cos² थीटा। अब इसको हम सेक है ना, ऊपर में सेक के उल्टा क्या हो जाएगा, सेक के उल्टा जब चेंज करेंगे तो सेक के उल्टा कॉस होता है, तो उल्टाएगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस तो ये 5 cos हो जाएगा, 5
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई कॉस है, ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ये जब कॉसेक हम उल्टेंगे, कॉस के उल्टा क्या होता है, कॉस के उल्टा साइन होता है, तो ये जब उल्टाएगा तो साइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइन आ जाएगा तो 9 साइन थीटा हो जाएगा, 9 साइन थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा जुटेगा तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर लिख देते हैं 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर कितना दिया हुआ है 9 साइन स्क्वायर थीटा है, 9 साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम देखिए दोनों में 9 है तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये ध्यान दीजिएगा ये 9 है और इतना के मान 1 होता है तो 9 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम कुछ नहीं किए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ठीक है, इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 5 है 5 लिख दिए प्लस ये जो है उतार दिए 9 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको भी लिख दिए। जब सेक को सेक के उल्टा कौन चीज होता है कॉस होता है, तो उल्टाएगा तो कॉस हो जाएगा तो ऊपर कॉस हो जाएगा ना, तो 5 कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर, और जब हम कॉसेक को उल्टेंगे तो कॉसेक उल्टाता है साइन में, तो ये साइन हो जाएगा तो ये 9 साइन हो जाएगा। अब देखिए कॉस को जोड़ दिए हैं 5 और 4 9, यानी कि 9 कॉस स्क्वायर और ये 9 साइन स्क्वायर है। देखिए दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इतना का मान 1 होता है, याद रखना पड़ेगा, तो 9 गुना 1 बराबर 9 हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर तो बता चुके हैं ना, अगला ध्यान दीजिएगा 70 नंबर करा, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पे बेचने से 13.1/3% का लाभ हो। सबसे पहले बात 13.1/3, 3 3 40 1 40/3% ने, तब देखिए कह रहा है कि मिश्रण को दूध के साथ क्रय मूल्य से बेचने पर, दूध के क्रय मूल्य पर बेचने पर, दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम 13.1/3 को हम लिख सकते हैं ना 40/3%। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य ये काटेंगे तो ये 2 ये काटेंगे तो कितना 15 नहीं कटेगा। अब दूध के क्रय मूल्य में बेचने से या का लगे वो हर होता है, तो दूध वाला मैंने लगा है तो दूध हो जाएगा कितना 15, और ये जो 2 बच जाएगा पानी हो जाएगा, पानी है जो कितना 2 है। पूछ रहा है किस तरह से, पूछ रहा है न कि दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि दूध पहले पूछ रहा है तो 15 अनुपात पानी 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए रीजनिंग का जो वीडियो लाएंगे, ये जो रीजनिंग है इसका सोल्यूशन हम कल कर देंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ध्यान दीजिएगा जब मैथ में सेट सोल्यूशन करना होता है ना, तो ढेर सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होता है, तो हम कम टाइम दे पाते हैं। इसके लिए यदि जो कोई क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन बात रह गया कि जब हम कोई भी चीज़ चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो वहाँ पर तो कहीं दिक्कत नहीं रहेगा, उसमें टाइप बाय टाइप बताएंगे। और आपको जब सेट प्रैक्टिस पे उतरते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप रेगुलर बने रहिए, टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।